गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, क्योंकि इससे पहले हमने फेज़र डायग्राम की बात की है और हमने सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में फेज़र निकाला, एलसीआर सर्किट में फेज़र निकाला, उसमें एनर्जी स्टोर निकाला। और उसके बाद हमने कल पढ़ा था एलसी ऑसिलेशन, जिसमें मैंने नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात की, रेजोनेंस फिनोमेना की हमने बात की, जिसके अंदर हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट मिलता है सर्किट में, या हम कहें मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी अक्कर होती है उस रेजोनेंस कंडीशन पर, जब सोर्स की एनर्जी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल है। और सबसे पहले मैंने जो न्यूमेरिकल उठाए हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड है बेटा अपने कैपेसिटर के ऊपर। और कैपेसिटर के ऊपर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहली चीज़ तो इसमें बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं। अगर मैंने कैपेसिटर के न्यूमेरिकल की बात की है तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस आपको पता है, और कैपेसिटर पर सिर्फ और सिर्फ हमें ओम्स लॉ लगाना है। और कैपेसिटर के बारे में 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। दूसरी बात कि कैपेसिटर के अंदर है वो करंट आगे चलता है और वोल्टेज पीछे, दैट मीन्स वोल्टेज है वो लेग डाउन होती है। वोल्टेज इज लेग बिहाइंड द करंट बाय फेज ऑफ π/2। इसका मतलब करंट आगे चल रहा है और वोल्टेज पीछे चल रही है। दूसरी बात। तीसरी बात, इसके जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनमें ओम्स लॉ के अलावा कुछ नहीं लगाना है। ये 3 बात अगर क्लियर हैं तो हर टाइप का न्यूमेरिकल आप इसमें कर सकते हैं। तो देखो ज़रा, इस कैपेसिटर के ऊपर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो दे रखे हैं टोटल 6। मैंने 3 क्वेश्चन उठाए हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है आपके अनसोल्ड वो आपको खुद करने हैं। तो देखो, इसमें पहला न्यूमेरिकल है, एक 15 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है जो कि कनेक्ट किया गया है 220-50 हर्ट्ज के साथ। कहने का मतलब है जब भी क्वेश्चन में आप पढ़ो तो सबसे पहले गिवन लिख लो, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफैरड, वोल्टेज हमें दे रखी है 220-50 हर्ट्ज। लास्ट टाइम जब मैंने रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल तुम्हें पढ़ाए थे, जब मैंने IRMS और एवरेज करंट के ऊपर न्यूमेरिकल करवाए थे, तो उसमें मैंने रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल भी जोड़ दिए थे, जिसमें हमने पावर डिसिपेशन भी निकाला था। उस क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था कि इस तरह की वोल्टेज जो हमें लिखी गई होती है, ये वोल्टेज कौन सी होती है, VRMS होती है। VRMS हमें दे रखी है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 50 हर्ट्ज। ये 3 बातें इसने दी हुई। एक तो हमसे पूछा गया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो भाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला एक ही होता है, X = 2πμ/c। तो निकाल देते हैं फटाफट। न्यू की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 गुना में कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 15 माइक्रोफैरड। माइक्रो को हम कर सकते हैं 10⁻⁻⁶, एंड दैट Xc = कितना आ जाएगा बेटा, 10⁻⁻⁶, ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा, नीचे 50 दूनी 100, पाई की वैल्यू मैं रख सकता हूँ यहाँ पर 3.14 गुना में 15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 212 ओम। कितना आ जाएगा, 212 ओम। ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गया। इसके बाद इसने दूसरा इस पर पूछा कि करंट बताओ। एक तो करंट निकालना है RMS और एक करंट निकालना है पीक। तो हमें पता है कि IRMS का रिलेशन एक ही होता है हमारे पास, I0/√2। अगर मेरे पास एक बार IRMS निकल आया तो पीक करंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो IRMS कैसे निकालेंगे बेटा हम, क्योंकि मुझे VRMS दे रखा है, IRMS मुझे चाहिए और रेजिस्टेंस मैंने इस कैपेसिटर का निकाल लिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई IRMS, ओम्स लॉ लगा दो बेटा, IRMS किसके बराबर होगा, IRMS = VRMS / XC। VRMS कितना दे रखा है 220 और XC तुमने कितना निकाला 212। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, एक पे जा रहा है 1.04 एम्पियर।
ये तुम्हारा दूसरा आंसर आ गया, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। फिर इसने आरएमएस के बाद बात की बेटा पीक करंट की, तो यहाँ से पीक निकाल सकता हूँ, आई नॉट बराबर आई आर एम एस √2। तो पीक करंट आ जाएगा। तीसरा पॉइंट इसने यही पूछा है, पीक करंट बताओ। आई आर एम एस 1.04 और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना बेटा हमारे पास 1.47 एम्पियर। दिस इज द रिक्वायर्ड पीक करंट। तो ये तीन बातें हैं। तो मैंने जैसा बताया था तुम्हें वैसा ही ध्यान रखना है कि भाई पहली बात तो इसमें ओम्स लॉ लगेगा, दूसरी बात कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एक्सी से डिनोट किया जाता है, तीसरी बात कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री फेज से आगे चलता है वोल्टेज के अक्रॉस। अब यहाँ पर इसने इस क्वेश्चन में एक बात और पूछी है लास्ट में कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, ये जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है इसको डबल कर दें तो क्या होगा रिएक्टेंस पर, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर और करंट पर। तो भाई यहाँ आप देख सकते हो कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ रिलेशन है, अगर फ्रीक्वेंसी डबल की है तो एक्सी है वो आधा हो जाएगा, और अगर एक्सी आधा हो गया, अगर ये आधा हो रहा है तो करंट की वैल्यू डबल। तो इसका मतलब दो बातें हम इसमें लिखेंगे कि भाई एक्सी फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं तो एक्सी तो हो जाएगा बेटा हाफ, एक्सी कितना हो जाएगा आधा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है वो एक्सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एक्सी है वो करंट के क्या है वो भी इनवर्सली है। तो अगर एक्सी आधा हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगा डबल। तो आई आर एम एस कितना हो गया बेटा हमारे पास डबल, ये डबल और एक्सी हो जाएगा हाफ इफ वी डबल द फ्रीक्वेंसी। और इसका रीजन हम यहाँ देख सकते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू reactance and reactance is also inversely proportional to current। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये CBSE 2009 में आया था ये क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, इस क्वेश्चन के अंदर हम बात कर रहे हैं कि भाई एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफैरेड है। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है बेटा 10 माइक्रोफैरेड है, और उसको ऑसिलेटर से कनेक्ट किया गया है जो कि कितनी वोल्टेज दे रहा है E बराबर, पहले V1 लिख लें। एक कैपेसिटर को मैंने एक सोर्स से कनेक्ट किया है और ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी हमें है E बराबर 10 साइन ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू दे रखी है इसमें कितनी 10 रेडियन पर सेकेंड। ये भाई V1 है, और इसने दो बातें हमसे पूछी और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है, C की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 10 माइक्रोफैरेड। तो C दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, E दिया हुआ है। एक तो कहा है कि पीक करंट बताओ कितना होगा और एक इंस्टेंटेनियस करंट बताओ कितना होगा। तो भाई इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब एक कैपेसिटर को जब हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स से, तो हमें पता है जो इसमें करंट फ्लो होगा वो करंट दरअसल वोल्टेज से कितनी आगे चलेगा 90 डिग्री फेज से आगे चलेगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इस के अंदर पीक करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ लगा दो। तो पहला पॉइंट इसने पीक करंट का है ना, ओम्स लॉ लगाएंगे तो ई नॉट बराबर ई नॉट अपॉन में एक्सी, यही होगा ई नॉट एज इट इज। एक्सी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास ई नॉट ओमेगा इंटू सी। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ये रहा तुम्हारा ई नॉट, दैट विल बी 10। ओमेगा की वैल्यू भी कितनी है 10, और सी की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफैरेड। तो 10 गुणा 10 की पावर -6, सॉल्व करेंगे 10 की पावर -4 आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मिली एम्पियर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आ गया तुम्हारा पीक करंट। अब उसने पूछा है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब जैसा हमने ये ईएमएफ वाली वेरिएशन लिख रखी है ना, ईएमएफ की 10 साइन ओमेगा टी, इस तरह हमें करंट की वेव इक्वेशन लिखनी है। तो करंट की वेव इक्वेशन क्या होती है आई बराबर आई नॉट। अब क्योंकि करंट है कैपेसिटर में 90 डिग्री फेज से आगे चलता है तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टी, यही तो लिखते थे तुम।
आई नॉट की वैल्यू मैंने निकाल ली है, कितनी आई है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर को नहीं उल्टा कर दिया, 10 की पावर 10 मिली एम्पियर हो गया। 1 मिली एम्पियर में 0.1 मिली एम्पियर हो गया, तो 0.1 मिली एम्पियर। तो आई नॉट की वैल्यू यहाँ से 0.1 आ गई, तो 0.1 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये तुम्हारा आंसर होगा। इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। हरियाणा बोर्ड में 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाई इस की वैल्यू क्या होगी। तो ई नॉट की वैल्यू हमारे पास 10 है, ओमेगा 10, और सही लिखा था 10 की पावर 3 है ना बेटा, गलती हो गई यहाँ पे, सही लिखा था 1 मिली एम्पियर, तो ये 1 ही आएगा। आई नॉट की वैल्यू 1 मिली 10 की पावर -3 एम्पियर, ये बन जाएगा। हाँ तो 1 2 3 है ना, 10 की पावर 6 में से 3 घटाएंगे तो -3 बन गया 1 मिली एम्पियर। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आई नॉट की वैल्यू मैं 1 मिली एम्पियर लिखूँगा तो 10 की पावर -3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। और कोई गलती है नहीं इसमें, तो ये आपने देखना है। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है वो देखो, एक 30 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है जो कि कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से। तो भाई क्या कह रहा है, गिवन है, पहले वो लिख लो बेटा, गिवन है कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफैरेड और कनेक्ट किया गया है वोल्टेज 220 से, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। एक तो निकालना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब एक्सी होता है हमारे पास ओमेगा से, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू इंटू सी, देन एक्सी कितना आ गया अपने पास 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 और कैपेसिटेंस है 30 माइक्रोफैरेड, तो 30 गुणा 10 की पावर -6। इतना इसने बोला था, मैंने इतना सॉल्व कर दिया है कि भाई एक 30 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर 220 वोल्ट से कनेक्ट है। ये बोर्ड एग्जाम में 2010 में आया था। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 106.1 ओम। ये तुम्हारा 106.1 ओम इसका कैपेसिटेंस, इसका रिएक्टिव कैपेसिटेंस आ जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगा जो हमने यहाँ लिखा। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम यहाँ बोलना चाहेंगे कि भाई आरएमएस करंट कितना होगा। तो आई आरएमएस किसके बराबर होता है, आई नॉट बाय ई आरएमएस, या जैसे क्योंकि ये वी आरएमएस ही है तो ई कर दो चाहे वी कर दो, वी आरएमएस अपॉन में एक्सी। वी आरएमएस कितना है हमारे पास 220 और एक्सी हमने निकाला है 106.1 और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, को सॉल्व करेंगे पॉइंट के ऊपर ले आओ तो 2200 और 1061। तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 2.07 एम्पियर। भाई 10 दूनी 20, 2 पे जा रहा है, तो ये आई आर एम एस आ गया। आई आर एम एस आने के बाद आई उसने क्या कहा है, पीक करंट और इम्पीडेंस। तो पीक करंट किसके बराबर, आई नॉट किसके बराबर होता है, आई आर एम एस √2। 2.07 को √2 की वैल्यू 1.414 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आई नॉट आ जाएगा। और चौथा पॉइंट जो इम्पीडेंस है, इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है, इस न्यूमेरिकल में सिर्फ कैपेसिटर है, तो इम्पीडेंस है वो बेटा एक्सी के बराबर होगा, तो विच इज इक्वल टू 106.1 ओम। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो इसमें 3 बातें जो मैंने बताई उसको फॉलो करना है। चौथी बात, इसके जो अनसोल्ड हैं वो आपको पीडीएफ में भेज देंगे, पीडीएफ में आप देख सकते हैं और पीडीएफ को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। 3 क्वेश्चन के मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन आपको समझाए हैं, बिल्कुल कोई गलती नहीं करनी बेटा। एक बार आपको देखो, मेरे से भी छोटी मोटी गलतियाँ हो रही हैं कैलकुलेशंस में,
ठीक है, ये कैलकुलेशन में आपसे गलती ना हो, आपको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। ओके, तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंडक्टर पर बेस्ड, और जैसे मैंने कैपेसिटर पर पढ़ाए हैं वैसे ही आपको इंडक्टर पर न्यूमेरिकल करने हैं। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, अगर आपको एक मेथड समझ में आ गया है तो दूसरा बिल्कुल उसके जैसा है। इंडक्टर में भी हमें अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, सिर्फ इंडक्टर पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आपको दिया गया है तो उस पर सबसे पहले तो एक तो हमें ओम्स लॉ लगाना है, दूसरा हमें इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस हमें पता होना चाहिए एक्सएल, जो कि होता है ओमेगा एल के। तीसरी बात, इंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो वोल्टेज के पीछे चलता है, इसका मतलब करंट इज लैग बिहाइंड बाय फेज ऑफ पाई/2। ये तीन बातें आपने ध्यान रखनी है, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ रखे हैं। बाकी न्यूमेरिकल आपको पीडीएफ में भेजे जाएंगे अनसोल्ड, वो आपको फेयर नोटबुक में सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो ज़रा ध्यान से, क्वेश्चन हमारे पास, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए थे। ये 2010 में आया हुआ है और ये 2002 में आया ये क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि एक प्योर इंडक्टर है जिसकी 50 मिली हेनरी इंडक्टेंस है कनेक्टेड टू ए एसी सोर्स। तो जो भी गिवन है पहले वो लिख लो, आंसर का जो भी गिवन है क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो भाई एक तो इंडक्टेंस हमें दे रखा है मिली हेनरी, 50 मिली हेनरी, दैट मीन्स इक्वल टू 50 × 10⁻³ हेनरी। उसके बाद इसको एक एसी सोर्स से सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है जिसमें VRMS हमें दे रखा है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। ये तीन बातें इसने दी हुई हैं। तो हमें क्या क्या निकालना है इसमें वो देखो, एक तो इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, एक इम्पीडेंस निकालना है, एक RMS और एक करंट निकालना है। तो भाई सबसे पहले तो अगर मुझे इंडक्टिव रिएक्टेंस चाहिए तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है इंडक्टर का, एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा एल होता है 2 पाई न्यू × एल। तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास 2, पाई की वैल्यू 3.14 और न्यू की वैल्यू 50 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज दी। इंडक्टेंस कितना है 50 मिली हेनरी, दैट मीन्स 50 × 10⁻³ सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा यहाँ से 2 × 3, यह आ गया 628/100 गुना में 2500 आ जाएगा और गुना 10⁻³ तो उसे 2 0 काट दो, तो 628 गुना 25 गुना 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक्सएल आएगा वो आएगा बेटा 15.7 ओम। कितना आएगा 15.7 ओम, ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि आपको बताया था कि ये एक्सएल और एक्सी हैं वो रिएक्टिव और इंडक्टिव कैपेसिटेंस होते हैं, या हम कहें रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होते हैं जिनकी यूनिट डायमेंशन है वो रेजिस्टेंस के ही बराबर होती है। तो पहला पॉइंट आ गया है। दूसरा पॉइंट देखो, इसमें दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने के बाद इम्पीडेंस, इम्पीडेंस किसको बोलते हैं। अब इस सर्किट में सिर्फ इंडक्टर दे रखा है। जब एक ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हो तो ऑब्वियस बात है उसका इम्पीडेंस उसके रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अगर मान लो इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस की बात कर रहा होता तो सर्किट कैसा हो जाता RL सर्किट में इम्पीडेंस मैंने तुम्हें बताया था कि किसके बराबर होता है R² + XL का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला तो होता है LCR सर्किट में XL - XC का होल स्क्वायर। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इंडक्टर के साथ अगर रेजिस्टेंस दे रखा है तो RL सर्किट हो गया, कैपेसिटर नहीं है तो XC को हम क्या कर देंगे यहाँ से 0, XC को 0 करते ही ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये। अब इस न्यूमेरिकल में तो रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो रेजिस्टेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस भी नहीं है तो ये Z है वो दरअसल XL के बराबर होगा, क्योंकि R भी 0 हो गया तो XL है वो R के बराबर होगा, सॉरी XL है वो Z के बराबर होगा। तो Z कितना आ गया, XL हमने कितना निकाला 15.7, तो ये इसका इम्पीडेंस हो गया। इसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट इसने पूछा है कि भाई पीक करंट और RMS करंट, तो IRMS किसके बराबर होगा, ओम्स लॉ लगा दो, VRMS और XL। तो VRMS की वैल्यू कितनी है 220 और XL तुमने कितना निकाला 15.7, पॉइंट ऊपर ले जाओ तो 2200/157, इसको सोल्व करोगे तो IRMS कितना आ जाएगा सर 14 एम्पियर, 14 पे जा रहा है साफ, इसको 14 से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा
14 एम्पियर के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेट इसका आंसर। IRMS आ गया तो आई नॉट भी निकाल जाएगा। आई नॉट किसके बराबर, IRMS इंटू √2, तो 14 गुणा में 1.414, इसको सोल्व कर देना, आपस मल्टीप्लाई कर देना, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो तुमने देखा बिल्कुल उसके जैसे ही हैं जैसे पीछे हम करके आए थे, सिर्फ इसमें 2-3 बातों का ही ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो न्यूमेरिकल है ये 2002 में बोर्ड में आया था कि हमारे पास एक अल्टरनेटिव ईएमएफ दे रखा है, तो गिवन क्या है पहले वो लिख लो। ई की वैल्यू है 220 साइन 100 पाई, ठीक, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी दे दी बेटा, 100 पाई। एक बात तो कंफर्म हो गई, एल की वैल्यू दे रखी है 1/5 हेनरी। क्या क्या पूछा है, राइट द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। आ गई ना बात इंस्टेंटेनियस करंट की। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब सीधा सीधा सा हमने बताया था कि इंडक्टर में करंट हमेशा पीछे चलता है, तो करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक इंडक्टर में आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो आपको ये आई नॉट निकालना है। आई नॉट तो तब निकलेगा ना जब IRMS निकलेगा। तो सबसे पहले तो मुझे IRMS निकालना पड़ेगा ताकि मैं इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन लिख सकूं। एंड व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ AC गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। ये 2-3 बातें हैं जो हम यहाँ करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ XL निकाल, XL आ गया ओमेगा एल। XL कितना आ गया, ओमेगा एल। ओमेगा एल कितना भाई, ओमेगा की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे लिखी हुई है कितनी, 100 पाई। एल की वैल्यू 1/पाई, पाई से पाई काट दो तो XL कितना आ गया, 100 ओम आ गया। फिर हमें आई नोट चाहिए, ई नोट कितना दे रखा है, यहाँ पर ई नोट है 220 वोल्ट, और पीक करंट अगर मुझे चाहिए, पीक वोल्टेज है, रेजिस्टेंस भी है, तो आई नोट किसके बराबर हो गया बेटा, ई नोट अपॉन में XL, दैट इज 220 डिवाइडेड बाई 100, एक 0 से 0 काट दें तो ये 2.2 एम्पियर आ गया। आई नोट की वैल्यू 2.2 एम्पियर आ गई, तो आई इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, आई बराबर 2.2 साइन ओमेगा की वैल्यू 100 पाई थी और टी माइनस π/2। दिस इज द रिक्वायर्ड इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, इक्वेशन लिख कर बताओ। MCQ भी आ सकता है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है बेटा। दूसरा इसने पूछा है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एन AC गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, AC गैल्वेनोमीटर तो IRMS मेजर करेगा। IRMS किसके बराबर, VRMS अपॉन में XL, या आई नोट आ गई ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। IRMS किसके, आई नोट बाय √2, दैट इज इक्वल टू 2.2 अपॉन में √2। सोल्व कर दो इसको, √2 कितना आ गया, 2.2 नीचे आ गया 2 √2, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 1.1, और √2 की वैल्यू कितनी होगी 1.414, दैट इज इक्वल टू 1.555 एम्पियर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हमें इनके आंसर्स करने हैं। तो इसके जो अनसोल्व्ड प्रॉब्लम है, जो एग्जाम्पल है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ने हैं बेटा, ठीक है।